नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, आप अक्सर परेशान रहते हैं कि सर आप बता दीजिए कौन-कौन सी योजनाएँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और पूछी जा सकती हैं। तो इसको देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। नज़रिया यह है कि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसके आधार पर यहाँ बताया जाएगा कि कौन-कौन सी योजनाओं पर सरकार के द्वारा सफलतापूर्वक प्रयास किया गया। और जब प्रयास सफलतापूर्वक उसको क्रियान्वित किया जाएगा तो सरकार का उद्देश्य रहेगा कि वह योजना क्या है, बढ़ चढ़कर वह दिखाएगी, है ना? अपने अपनी राजनीतिक जब एक तरीके से अपनी सफलताएं गिनाएगी तो उसमें इन योजनाओं के बारे में भी बताएगी। तो आयोग के द्वारा भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक रहेगी। और किस तरीके से आप सरकार के प्रयासों के स्तर पर इन योजनाओं को शामिल करेंगे, है ना? तो उनको आपको बताया जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण से जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर निकाल ली गई हैं, और उनको आपको देखिए जब भी यूपी स्पेसिफिक आपको आंसर लिखना है तो उन्हें आपको यूज करना है। यहाँ पर वो सारे एरियाज कवर करा दिए गए हैं जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। 6 से 7 पेजेस में आपको सारा क्रस्ट वहां पर निकाल करके, सारा कोर निकाल करके एक जगह यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और जब भी आपको कहीं मौका मिलता है ना उन एरियाज पर लिखने के लिए, चाहे वह शिक्षा की दृष्टि से लिखना हो या स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको उत्तर लिखना हो या वित्तीय समावेशन पर कोई प्रश्न आता है लिखने के लिए, तो आप देखिए राष्ट्र के संदर्भ में सारी नीतियों से आप परिचित होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयासों के स्तर पर आपके पास डेटा नहीं रहता है, योजनाएं नहीं रहती हैं, कौन से कदम चलाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, यह नहीं रहते हैं। तो यह सारा डेटा कहां से निकल के आएगा? आपका इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आएगा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए थे। यही सारी बातें बताई जाती हैं इकोनॉमिक सर्वे में राज्य सरकार के द्वारा, और वही सारी आपको यहाँ पर एक जगह पर अगर दे दी जाती है तो इससे इससे अच्छा और आपके लिए क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से आपको यहाँ पर समझनी है चीजें, इकोनॉमिक सर्वे से निकाली जाती हैं चीजें, यह भी आपको समझ बनेगी, ताकि भविष्य में यदि आपको इस तरीके से पढ़ना हो ना तो ऐसे ही पढ़ा करिएगा। तो पहला जो देखिए टॉपिक है वह है वित्तीय समावेशन पर। वित्तीय समावेशन को लेकर के हमारे यहाँ समस्याएं क्या बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि वित्तीय समावेशन का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं किसी भी राज्य की या राष्ट्र के स्तर पर, जब वित्तीय समावेशन करना होता है तो वहां पर जो आपके समाज के जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं, जैसे मैक्सिमम क्या है आपके सुभेद वर्ग, चाहे महिला हो, आपका युवा वर्ग हो, है ना, या फिर जो आपका वृद्ध वर्ग हो, ये सारे वर्ग ऐसे सुभेद वर्ग होते हैं, चाहे विकलांग वर्ग हो, है ना, चाहे जनजातीय वर्ग हो। इन वर्गों को क्या है, इन वर्गों को अगर आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है तो ये वित्तीय संरचना से आप जोड़ने का प्रयास करोगे। तो प्रयास करने के स्तर पर क्या करोगे आप? एक तो उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, है ना। बैंकिंग सुविधाएं जब बेहतर ढंग से प्रदान की जाएंगी इन्हें, तभी इनको ऋण मुहैया कराया जा सकेगा। और ऋण मुहैया कराकर ही क्या करेंगे, ये वित्तीय क्षेत्र से आपके वित्तीय क्षेत्र में आगे निवेश कर सकेंगे। और आगे अगर कोई स्टार्टअप्स वगैरह, अगर कोई मान लीजिए युवा करना चाहता है या कोई महिला करना चाहती है ना, या कोई स्कीम है सरकार की, और कोई मान लीजिए कि किसी स्कीम को सरकार पहुंचाना चाहती है ग्रामीण परिवेश में, अब वहां तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में मान लीजिए सरकार क्या करती है, पैसे भेजती है। और पैसे भेजने के संदर्भ में उस व्यक्ति का कोई अकाउंट ही नहीं है, तो कैसे बैंक अकाउंट ना होने की स्थिति में सरकार कैसे वो मुहैया कराएगी, है ना, कोई भी सुविधा अगर देना चाहेगी। तो ये सारी चीजें ही आपको पढ़नी पड़ती है वित्तीय समावेशन के अंतर्गत। और वित्तीय समावेशन पे सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को ही साधते हुए सरकार प्रयास करती है। और योजनाएं अगर देखी जाती हैं तो सरकार के राष्ट्र के स्तर पर योजनाएं आप जानते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आप 5वें और 6ठे पेपर में अपने आंसर को लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं यह आपको विशेष रूप से बताना होता है। और या पिछले एक वर्ष में राष्ट्र की ही मान लीजिए केंद्र की कोई योजना है, वहां पर उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है यह बताना होता है। तो देखो यहाँ देखेंगे हम आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया, सरकार ने क्या अपनी उपलब्धियां गिनाई है। पहली उपलब्धि उसने गिनाई है जनधन योजना को लेकर के। देखो वित्तीय समावेशन पर प्रयास के स्तर पर जब आप बताते हैं तो जनधन योजना को पहले नंबर पर बताते हैं, है ना। इसमें क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि देश में अगर सर्वाधिक खाते खोले गए हैं उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, आपका उत्तर प्रदेश रहा है। तो यह पॉइंट आपको हमेशा शामिल करना चाहिए जब भी वित्तीय समावेशन पर उत्तर प्रदेश के प्रयासों के स्तर पर लिखिएगा। फिर आप बताएंगे कि सुरक्षा बीमा योजना के स्तर पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है उसमें जो दुर्घटना बीमा को लेकर पंजीकरण हुआ है ना, वहां भी उत्तर प्रदेश आपका शीर्ष स्थान पर नजर आएगा खड़ा। मोस्टली देखो आप ऐसे कॉमन सेंस से सोचा करो कि जनसंख्या के मामले में जब शीर्ष स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश राज्य खड़ा नजर आ रहा है तो इन सारी स्कीम्स में भी वो पहले स्थान पर ही नजर आएगा। लेकिन इसे हमें उपलब्धि के स्तर पर बताना है, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जनसंख्या अगर अधिक है तो जरूरी नहीं है कि पंजीकरण भी उसका शीर्ष स्थान पर ही नजर आए, है ना। राजनीतिक जब तक कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके पीछे कार्य नहीं करेगी, राजनीतिक और प्रशासनिक, तब तक यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इसको सरकार की उपलब्धि के रूप में ही हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आप बताओगे कि स्वरोजगार रोजगार योजना, आपको देखिए वित्तीय समावेशन के लिए कौन से वर्गों को ध्यान में रखना है। एक तो आपको ऋण उपलब्ध कराना है, ये तो कराना ही कराना है, बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है, यह तो ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एससी एसटी वर्ग को ध्यान में रखना है, महिलाओं के लिए यदि कोई प्रयास किया जा रहा है वो वहां ध्यान रखना है ना, वृद्धों के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वो ध्यान में रखना है। तो पहले आप बताएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो स्वरोजगार योजना है, इसके माध्यम से एससी एसटी और गरीबी रेखा से जो नीचे मौजूद व्यक्ति हैं
उनके लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो यह आपको योजना भी कोट करनी है। अब आप समझ में आया कि आपके लिए कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। आर्थिक सर्वेक्षण में जिन योजनाओं की चर्चा भी कर दी जाए ना सरकार के द्वारा, वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और खासकर वह जहां पर सरकार की उपलब्धि बड़े स्तर पर दिखाई दे। फिर आप बताएंगे मुख्यमंत्री जो ग्रामोद्योग रोजगार योजना है, वह भी आपके लिए बतानी है कैसे। यह जो ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्तिगत उद्यमी होते हैं ना, उनको 10 लाख तक की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। तो हमारे यहाँ ग्राम उद्योग में जो युवा वर्ग है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, वित्त की उपलब्धता ही नहीं है। जब वित्त उपलब्ध नहीं होगा तो कोई रोजगार अगर करना भी चाहेगा, स्वरोजगार करना चाहेगा, तो कैसे करेगा। तो उसी के लिए यह योजना चल रही है, ग्रामोद्योग रोजगार योजना। दूसरी आपकी स्टैंड अप इंडिया योजना। इसमें आप जानते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना में ही एक प्रावधान रखा गया था। यहाँ पर क्या है, प्राथमिकता SC ST और महिला उद्यमी है ना, इनको ऋण उपलब्ध कराने में क्या है, प्राथमिकता रखी जाएगी, है ना। और इस आधार पर क्या है, ऋण उपलब्ध कराने के मामले में SC ST को या महिलाओं को, इनको ऋण उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, पहले स्थान पर नजर आता है खड़ा। तो ये सारी क्या है, उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं वित्तीय समावेशन को लेकर प्रयास के स्तर पर। और जब भी सरकार के प्रयास बताना है तो ये सारी चीजें ही बतानी है। और ये सारे पॉइंट्स आपको दिए कहां से जा रहे हैं, ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण से दिए जा रहे हैं। आप शुरुआत में कोट कर सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, है ना। इस तरीके का रेफरेंस देते हुए अगर आप बताएंगे तो थोड़ा आपकी जानकारी जो है ऑथेंटिक हो जाएगी, हवा में बातें नहीं रहेंगी आपकी। फिर देखिए अगला क्या है, वृद्ध बताया था आपको कि वृद्धों को लेकर के जो अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना के तहत जो असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उनको पेंशन सुविधाएं उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश अग्रणी रूप से आगे आया है निकलकर। ठीक है, तो ये सारे प्रयास आपको वित्तीय समावेशन पर अगर आप बता दोगे तो क्या आपका आंसर बहुत बेहतरीन हो जाएगा कि नहीं औरों से, है ना। सामान्य से पॉइंट्स बताने के बजाय अगर ये योजनाएं आपको अगर ध्यान रहती हैं, और योजना ध्यान रखने का आसान तरीका है, बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए, है ना। उसके बाद उनको सुरक्षा जैसी बीमा योजना जो चलाई जा रही है, उसमें अधिक से अधिक पंजीकरण हो सके लोगों का। और फिर आपको बताना है कि कैसे SC ST जो हमारे सुभेद्य वर्ग है ना, इनको कैसे शामिल किया जाए, और युवा वर्ग को कैसे हम ऋण उपलब्ध कराएं, या वृद्धों को कैसे पेंशन वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यही सारे होते हैं वित्तीय समावेशन के प्रावधान। इन्हीं को लेकर सरकार जो चला रही है योजनाएं, उन्हीं के बारे में आपको बता देना है। यही सरकार के प्रयास होते हैं, और प्रयासों को स्तर पर सोचने का जो तरीका होता है वो यही रखना चाहिए। फिर अगला जो टॉपिक है आपका खाद्य सुरक्षा को लेकर। देखो यार, खाद्य संकट को लेकर आप सोसाइटी का अगर आपने नहीं देखा है ना वीडियो, जाओ वहां देखो जाके। खाद्य संकट पर या खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्र स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, हमारे यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, चुनौतियां क्या है, सब कुछ बहुत अच्छे से कराया गया है। यहाँ क्या बताया जाएगा, यहाँ हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाएगा जो स्टेप उठाए गए पिछले 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश के द्वारा, यह बताया जाएगा। और वह स्टेप भी कुछ और नहीं उठाए गए, जो पीछे बताया गया वही है। क्या है, जैसे राष्ट्रीय जो वैधानिक प्रयास किया जाता है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना, इसको एक तरीके से लागू करना किया गया बेहतर ढंग से, है ना। वैधानिक प्रयास या तो किया ही किया गया। फिर जो गरीब कल्याण अन्न योजना पढ़ी थी ना हमने, गरीब कल्याण अन्न योजना या अंत्योदय अन्न योजना, इसके माध्यम से निःशुल्क खाद्य वितरण किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। फिर खाद्यान्न के वितरण के स्तर पर क्या है, हमारे पास एक PDS सिस्टम है ना, PDS सिस्टम के माध्यम से कार्य किया गया। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निःशुल्क खाद्य वितरण किया गया, तो वितरण के स्तर पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किया गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब हम खाद्यान्न उपलब्ध कराते थे, खाद्यान्न उपलब्धता एक अलग चीज होती है। मान लीजिए जो आपका खाद्य संकट है, भुखमरी का संकट है, 3 रूप में। एक रूप था कि आपके पास खाद्यान्न उपलब्ध है लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं है, तो इस आधार पर क्या है, खाद्य संकट की स्थिति यहाँ पर भी पैदा हो सकती है। तो इसको लेकर भी खाद्य सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो फोर्टिफाइड चावल है ना, फोर्टिफाइड फूड का वितरण किया जा रहा है कि नहीं किया जाता है, आंगनबाड़ियों के माध्यम से। आंगनबाड़ियों की क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मदद ली जाती है कि नहीं ली जाती है, फोर्टिफाइड जब अनाज उपलब्ध कराया जाता है लोगों को। तो यह भी एक एंगल आपको डालना है जब भी खाद्य सुरक्षा पर डालना है। और यह कहीं से मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो सारे प्रयास ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण में बताए गए, वही सारे प्रयास हैं। और सोचने का तरीका क्या होता है वो भी बहुत अच्छे से बताया गया कि वैधानिक स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है। फिर कहां कहां पर देखिए सरकार को प्रयास करनी है खाद्य सुरक्षा को लेकर के, एक उत्पादन के स्तर पर, एक वितरण के स्तर पर, है ना। और वितरण के बाद भी मान लीजिए कुछ पोषकता के स्तर पर यदि कोई कमी रह जाती है, वहां पर कार्य किया जाता है। MSP देखिए उत्पादन के स्तर पर जो कार्य किया जाता है। फिर आता है जो PDS सुविधा है ना, उसमें राशन कार्ड को लेकर के एक प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। अभी क्या है, वित्त जैसे कि मान लीजिए जो आपके असंगठित कारीगर होते हैं ना, ये अगर मान लीजिए अपने अपने इनको अपने क्षेत्रों में यदि खाद्यान्न उपलब्ध होता था, लेकिन यह मौजूद नहीं है, मौजूद यदि किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, इस इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को या इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी को खत्म करते हुए या इस समस्या से निजात पाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी सुविधा चालू की गई, है ना। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बेहतरीन ढंग से कार्य किया जा रहा है। तो ये सारे वह प्रयास हैं जो खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। अब कदमों के स्तर पर लिखना है सरकार के उत्तर प्रदेश राज्य, तो यही सारे कदम यहाँ भी लिखने होते हैं, कुछ अलग तो लिखना नहीं होता है। आप समझ में, आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ अलग नहीं बोला गया है, जो हमने पीछे पढ़ लिया ना वही सारी बातें बताई गई हैं। बस यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको यह बताया जा रहा है, देखो क्या आर्थिक सर्वेक्षण में बातें बताई गई हैं और क्या आपको पीछे जो पढ़ाया गया है कुछ अलग है ना, यहाँ पर समझना आप। फिर देखिए अगला जो आर्थिक सर्वेक्षण में कवर है, तीसरा पॉइंट एरिया कवर है, वह है ग्रामीण विकास को लेकर के। ग्रामीण विकास को लेकर के क्या चैलेंजेस हैं आप जानते हैं ना, अवसंरचना के स्तर पर, वित्त के स्तर पर क्या चैलेंजेस हैं, है ना। और ये भी आपको पता है कि ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ
हैं, कितनी मैक्सिमम हमारी जनसंख्या कहाँ रहती है, ग्रामीण में निवास करती है। तो ग्रामीण विकास हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये होती है पृष्ठभूमि बनाने की एक विधि। और इस पृष्ठभूमि के साथ आप अगर आगे बढ़ते हो, फिर आप चैलेंजेस बता देते हो। चैलेंजेस भी आपको सारे पता रहते हैं, अवसंरचना के स्तर पर क्या चैलेंज है, कुशलता के स्तर, कुशल मानव के स्तर पर क्या चैलेंज है, वित्त के स्तर पर क्या चैलेंज है ना, और शहरी क्षेत्रों की ओर जो प्रवसन है उस आधार पर क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं। ये सारे चैलेंज सोचने के तरीके भी आपको पीछे बताए गए थे। अब आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण में जो बताया जा रहा है, सरकार के पिछले 1 वर्ष के प्रयास बताए जाते हैं कि भाई क्या आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को लेकर क्या प्रयास किया है। तो पहली देखिए, अवसंरचना के स्तर पर जो चुनौती मौजूद है ना, उसको लेकर सरकार ने आप मुख्यमंत्री आवासीय योजना है ना, जैसे हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है ना, उसी तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश की आपको कोट करनी है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा की जाती है, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये हो गई आपकी अवसंरचनात्मक विकास को लेकर के जो प्रावधान किए जा रहे हैं। फिर आपको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी बताना है, क्योंकि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये इन चीजों का विकास ही क्या कहलाता है, किसी भी राज्य में अवसंरचनात्मक विकास कहलाता है। अवसंरचनात्मक विकास को देखना इन्हीं आधार पर देखा करिए। फिर आप बताओगे कि भाई दूसरी समस्या कौन सी, एक स्वच्छता की समस्या भी देखी जाती है ना। स्वच्छता की एक जो चुनौती है, उससे निपटने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो चलाया जा रहा है, वहां पर व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है ना। इसमें ग्राम पंचायतों की मदद ली जा रही है, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश काफी बेहतर कार्य कर रहा है। फिर आपको बताना है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, अवसंरचनात्मक विकास कर दिया, और वित्त की उपलब्धता भी वहां पर बहुत जरूरी होती है। वहां पर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई वित्त आप ऋणों की उपलब्धता नहीं कराओगे वहां ग्रामीण ग्रामीण उद्यमियों को, तो कैसे आपका काम चलेगा। पीछे जब वित्तीय समावेशन के स्तर पर आपने पढ़ा था, तो वहां पर एक योजना आपको बताई गई थी, कौन सी, ग्रामीण ग्रामोद्योग रोजगार योजना। तो इसको भी आप कोट कर सकते हो कि वित्तीय समस्या का समाधान खोजते हुए ग्रामोद्योग रोजगार योजना चलाई गई है ना, ये आपको बता देना है। फिर यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन। अब यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बेहतर करने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसी के भीतर आपको मनरेगा को देखना है जोड़ के। जब रोजगार के स्तर पर देखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्तर पर देखना है, तो मनरेगा जरूर बताइएगा। मनरेगा में क्या है, उत्तर प्रदेश के द्वारा 32 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया 2022-23 के लिए है ना। तो यह भी आपको बता देना है जब भी आप उत्तर प्रदेश के प्रयासों के स्तर पर बताइए कि ग्रामीण विकास को लेकर क्या क्या किया जा रहा है। फिर आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है लगातार। ये क्या है, एक जल संकट की एक समस्या भी देखी जा रही है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको कैसे साधा जाएगा, उसको इस अमृत सरोवर के माध्यम से साधने की कोशिश की जा रही है ना। सिंचाई वगैरह के लिए, जो कृषि सिंचाई के लिए जो जल उपलब्धता जरूरी होती है ना, उसको लेकर के अमृत सरोवर को देखा जा सकता है, अमृत सरोवर के निर्माण को। तो यह चीजें आपको बतानी है प्रयासों के स्तर पर। और एक बड़ी समस्या है, और एक बड़ी समस्या क्या रहती है, डिजिटल विभाजन की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। अब भाई डिजिटल विभाजन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, आपको पीछे डेटा भी बताया गया था कि 30% जो हमारी जनसंख्या है वह मात्र क्या करती है, डिजिटल उपकरणों का या इंटरनेट की उपलब्धता मौजूद है कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब भैया इतने बड़े स्तर पर जब शहरी क्षेत्रों में ही प्रयोग किया जाएगा इंटरनेट का, तो जितनी सेवाएं होंगी सरकार की जो डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई होंगी, उनकी 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 मतलब उनका लाभ किसे मिलेगा, मात्र शहरी क्षेत्रों को मिलेगा। तो यह समस्या का समाधान करना है, तो डिजिटल जो लेन देन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्कीम चलाओ पहले है ना। और यह सफल कैसे हो सकती है, जब भारत नेट जैसे प्रोग्राम को जब आप सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाओगे ना इन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तभी आपके यह प्रोग्राम भी सफल हो सकते हैं। हालांकि सरकार बता देना है कि सरकार के द्वारा सखी कार्यक्रम चलाया जाता है। सखी मतलब आपका सखी किस रूप में सखी है, यह आपको डिजिटल लेन देन में जो चुनौतियां सामना डिजिटल लेन देन में जो ग्रामीण आपकी जनसंख्या है उसको जो इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ना, उसको समाधान के लिए यह सखी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के द्वारा। आप समझे ग्रामीण क्षेत्र में जो जो चुनौतियां है ना, उसको लेकर सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें बताई गई पिछले 1 वर्ष में, जहां पर सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं है ना, सफलतापूर्वक जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया है, वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ग्रामीण विकास पर लिखना होगा, खाद्य सुरक्षा पर लिखना होगा, या वित्तीय समावेशन पर लिखना होगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो बहुत अच्छे से आप क्लियर ढंग से आप लिख पाओगे। फिर पंचायती सशक्तिकरण की बात की जाती है। अब यार बताओ, पंचायती सशक्तिकरण को बढ़िया से वहां पर कराया गया आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में कि पंचायत स्तर पर देखो जो प्रावधान लाए गए, कहां पर यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों को, स्थानीय शासन को, फिर क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, अवसंरचना के स्तर पर क्या चुनौतियां हैं, समाज के स्तर पर क्या चुनौतियां है ना, और संरचनात्मक स्तर पर क्या चुनौतियां हैं, वित्तीय स्तर पर क्या चुनौतियां हैं, ये सारी चुनौतियां आपको बहुत अच्छे से पता है। ये सारी चुनौतियां बताते हुए फिर आपको प्रयासों के स्तर पर बताना है। तो प्रयासों के स्तर पर भी आपको सेकंड एआरसी के आपको 6 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। वो तो हो गया आप राष्ट्रीय स्तर पर, जब भी जीएस पेपर 2 में आप लिखेंगे पंचायती सशक्तिकरण को लेकर। लेकिन वही पंचायती सशक्तिकरण को लेकर के जब आपका उत्तर प्रदेश पेपर 5 में लिखने को आएगा ना, तब आप क्या बताओगे, तब आपको बताना है यूपी के प्रयासों को बताना है। यूपी के प्रयास किस स्तर पर, देखो पहला अवसंरचनात्मक जो चुनौती है ना पंचायती शासन के समक्ष, पंचायती निकायों के समक्ष जो अवसंरचनात्मक चुनौती है, इसका समाधान कैसे साधा गया है। यहाँ बहुउद्देशीय पंचायती भवन निर्माण के माध्यम से, देखो बहुउद्देशीय पंचायती भवन निर्माण क्या है, यहाँ भवनों का जो निर्माण कराया जाएगा वह कई उद्देश्यों से इसका निर्माण कराया जाएगा है ना, कई उद्देश्यों की पूर्ति इसके माध्यम से की जाएगी। तो एक साथ देखो यहाँ पर 2 समस्याएं साधी जाएंगी, एक साथ 2 समस्याएं। मान लीजिए उन पंचायती भवनों के माध्यम से क्या वहां पर पीएससीज वगैरह की स्थापना करा दी गई है ना, पीएससीज भी चल रहा है वहां पर और पंचायती भवन के रूप में भी चल रहा है ना, दोहरा प्रयोग एक तरीके से किया जाएगा। क्या है, वहां प्रधान जी भी मिलेंगे आपको और वहां
पीएससी के माध्यम से क्या है स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो दोहरा प्रयोग हो गया, यही होता है बहुउद्देशीय प्रयोग किन्हीं भवनों के निर्माण का। अब वहां पर जो वित्त की एक समस्या है ना, उसको भी साध सकते हैं कि एक ही बिल्डिंग का निर्माण करके कम वित्त के माध्यम से दोहरी सुविधाएं दी जा सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों को। ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएटिव थोड़ा सा आइडिया है, तो यह जरूर डालिएगा जब भी पंचायती सशक्तिकरण पर उत्तर प्रदेश के प्रयास लिखिएगा। और इस तरीके के मॉडल को और जगह भी अपनाया जा सकता है पंचायती राज्यों में, और अपनाया भी गया है। जैसे केरल जैसे अगर पंचायती राज्यों के बारे में लिखोगे आप, तो वहां देखोगे कि वहां पर पंचायती निकायों को विकास के लिए कितने बेहतर ढंग से कार्य किया जाता है। फिर आप अभी उत्तर प्रदेश के बारे में लिख रहे हो, फिर देखो हमने क्या किया, अवसंरचनात्मक समस्या को या वित्तीय समस्या को साधने के लिए यह प्रयास किए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। फिर हम बताएंगे कि अब पंचायतें जो मान लीजिए एक जिले में कई पंचायतें हैं, उनके बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे, इसको लेकर सरकार ने कोई प्रयास किया है। तो बताया भाई, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई गई। यहाँ क्या है, ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा कि इस पंचायत ने अपने यहाँ पर जो उसके टारगेट से उनको बेहतर ढंग से जिसने अचीव किया होगा उसको और बेहतर ढंग से उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इस पुरस्कार के माध्यम से क्या होगा, अन्य पंचायतें भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। तो यह भी बताना है सरकार का प्रयास कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। फिर आपको बताना है कि राम मनोहर लोहिया जो सशक्तिकरण योजना है, इसके बारे में बताएगा क्या है ये। जो देखिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, बेहतर गवर्नेंस स्थापित हो सके, इसके बारे में लगातार प्रयास कर रही है सरकार, है ना। स्थानीय यह मात्र गवर्नेंस जो है, बेहतर गवर्नेंस जो आपका बात की जाती है, स्मार्ट गवर्नेंस जैसी बात की जाती है, ई गवर्नेंस की जो बात की जा रही है लगातार, ई गवर्नेंस मात्र यह राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर ही सीमित रहकर ना रह जाए। लगातार भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर पर निकाय पंचायती निकायों के स्तर पर भी ई गवर्नेंस की स्थापना की बात की जा रही है। इसी संदर्भ में जो आर्थिक सर्वेक्षण में एक योजना की बात की गई, वह योजना है आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सशक्तिकरण योजना। अब यहाँ क्या होगा, ई गवर्नेंस की स्थापना तो की जाएगी, लेकिन ई गवर्नेंस आप कब स्थापित कर सकते हो, जब भारत नेट जैसी योजना को सफलतापूर्वक आप क्रियान्वित करा सको। क्योंकि ई गवर्नेंस के लिए पहली मूलभूत आवश्यकता क्या होगी, इंटरनेट की उपलब्धता। और इंटरनेट की उपलब्धता कैसे मिलेगी, भारत नेट के माध्यम से। तो देखो कैसे कनेक्ट करना है आपको, कैसे सहयोगी, जब तक आप केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ सहयोगात्मक संबंध नहीं रखोगे ना, तब तक राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो अधूरी रह जाएंगी। फिर आपको बताना है, देखो ग्राम सचिवालयों की स्थापना की जा सकती है कैसे। एक बात बताइए, अभी क्या है, सचिवालयों के स्तर पर आप देखते हैं केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर सचिवालयों की स्थिति नजर आती है, या ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण निकायों के स्तर पर सचिवालय मौजूद हैं, नहीं रहते हैं, है ना, बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। अब जब जो कागजी कार्य होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड कार्य होते हैं, उनको अगर सचिवालय के स्तर पर निपटा दिया जाए, तो और जब ग्राउंड स्तर पर जो काम करने होंगे, है ना, जो अवसंरचना के स्तर पर, वित्त के स्तर पर, है ना, जो उसके बेहतर सफल क्रियान्वयन कब हो सकता है, जब उनके उनके ऊपर से, मतलब ग्राम पंचायतों के ऊपर से या स्थानीय निकायों के ऊपर से किस तरीके का डॉक्यूमेंट वाले रिलेटेड जो कार्य होता है, इसके बोझ को कम किया जाए। इसके बोझ को कम कैसे किया जा सकता है, ग्राम सचिवालयों की स्थापना करके, है ना। तो इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। फिर आप बताओगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण स्तर पर चलाया जा रहा है ना, इसमें पंचायतों की भूमिका बड़े स्तर पर देखी जा रही है। जो खुले में शौच मुक्त करके ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने की जो कोशिश की जा रही है, यहाँ पंचायतों की भूमिका दिखानी है। तो यह कुछ प्रयास हैं आपको जब भी बताना है पंचायती सशक्तिकरण को लेकर के। अब पंचायतों में जो समस्याएं थी अवसंरचना को लेकर, वित्तीयन को लेकर, इनके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लेकर के, है ना, या उनके वहां पर ई गवर्नेंस जैसी सुविधा की, ई गवर्नेंस जैसी स्थापना करके, है ना, ई गवर्नेंस को कैसे स्थापित किया जाए, ये सारी चुनौतियां थी। इन सारी चुनौतियों पर उत्तर प्रदेश के प्रयास अब समझ में आ गए, या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू उठाए जा रहे जो कदम है वो समझ में आ गए क्लियर ढंग से। और यह कदम सारे के सारे कहाँ दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपके आर्थिक सर्वेक्षण में ही दिए गए हैं, इसलिए यह आपको सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं सब। अब आपको अब इन पर बढ़िया से कमांड कर लेनी है। फिर अगला है आपका शिक्षा का क्षेत्र। देखो शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, ये पीछे सब बताया गया है कि 67% है, और 77 आप देख रहे हैं कि पुरुषों की साक्षरता दर है और महिलाओं के 57 है, जिसमें 20% का एक बड़ा गैप है। तो यह आपको एक तरीके से चिंता जाहिर करते हुए अपना सदैव शिक्षा पर जब भी लिखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो इस तरीके का आप इंट्रो बताते हुए अपना शुरू किया कीजिए, या पीछे भी आपको समझाया गया। अब शिक्षा के स्तर पर क्या चुनौती है, क्या उसके लिए समाधान के स्तर पर आप प्रयास किस आधार पर कर सकते हो, बढ़िया से समझना है तो जाओ आप सोसाइटी वाले पार्ट में, शिक्षा वाला देखो जाकर के, वहां बहुत अच्छे से डिटेल में विद मॉडल आंसर के तरीके से आपको बता दिया गया है। यहाँ आपको उत्तर प्रदेश के प्रयास बताए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश किस आधार पर यहाँ पर शिक्षा में सुधार के स्तर पर प्रयास कर रहा है। देखो शिक्षा पर व्यय के मामले में जब उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश करोगे, उसमें सर्वाधिक जो व्यय किया जाता है वो प्राथमिक शिक्षा पर किया जा रहा है। भले ही अभी व्यय बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी एक अच्छाई यह दिख रही है कि सर्वाधिक अंश किसका है, व्यय का प्राथमिक शिक्षा पर है। फिर आप बताओगे कि चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल है ना, जहां पर शिक्षा के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट आपके, उनमें टॉप 10 में हमारा सोनभद्र भी शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है वो टॉप 10 में शामिल हुआ है ना। तो यह एक बताना है उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि के रूप में यह दिखाया गया है सर्वेक्षण में आपके। फिर आपको बताना है कि जब कोविड के पश्चात में क्या हुआ, ऑनलाइन शिक्षा की ओर, ऑनलाइन शिक्षा की ज्यादा बात हुई है ना, ऑनलाइन शिक्षा की चर्चा बहुत तेजी से हुई,
उसमें दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण वाला यूपी जो है पहला राज्य बना था, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदर्शन का सहारा लेते हुए ऑनलाइन शिक्षण में जो सबसे अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है वो उत्तर प्रदेश जाना जाता है। तो यह एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। पिछले 1 वर्षों के आधार पर हम यहाँ पर आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। अब हमने प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर चीजें बताने की कोशिश की कि प्राथमिक शिक्षा में व्यय सबसे ज्यादा है आपका, जो शिक्षा पर होने वाला व्यय है उसका अंश। दूसरा हमने बताया कि सोनभद्र को टॉप 10 में देखिए रैंक मिला हुआ है। फिर दूरदर्शन की हम बताएंगे, हमने प्रयोग करने वाले हम पहले राज्य बने थे ऑनलाइन शिक्षा के लिए। अब हमने यहाँ पर बता दिया सारा प्राथमिक और सेकेंडरी के स्तर पर जो भी चीजें बतानी थी। फिर हम बताएंगे उच्च शिक्षा को लेकर के हमने 3 जो है राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की है। राज्य 3 विश्वविद्यालय कौन से हैं आपके? एक महेंद्र प्रताप है, माँ शाकुंभरी है और सुहेलदेव है। ये तीनों विश्वविद्यालय आपको जरूर चर्चा करनी है जब भी इसके बारे में बताना है। अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, प्रतियोगी शिक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आपको पता है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई जाती है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को समर्थन दिया जाता है। कैसे? उन्हें निःशुल्क कोचिंग दी जाती है ना, निःशुल्क आवास दिया जाता है ना, सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा निःशुल्क स्तर पर मुहैया कराई जाती है। किस योजना के माध्यम से? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये जरूर कोट करके आनी है जब भी सरकार के प्रयास के स्तर पर लिखना है। अब तो हो गया यह शिक्षा के स्तर पर जो जो प्रयास सरकार के द्वारा। अब ओवरऑल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, तो भैया गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है क्या? हाँ, तो निपुण जो भारत मिशन है ना, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने का, उन्हें ट्रेन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो यह आपको बता देना है। और बालिकाओं की शिक्षा के लिए आपको पता होना चाहिए कि कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है ना, इसके माध्यम से देखो उन्हें बालिकाओं को एक तो बालिका केंद्रित, एक तो गर्ल सेंट्रिक एजुकेशन, यानी कि सारी बालिकाएं यहाँ पर मतलब सारी बालिकाओं को शिक्षा मुहैया कराई जाती है। कैसे? इनको आवासीय सुविधाएं भी दी जाती हैं बालिकाओं को, है ना। और यह क्या है, जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे वाली ज्यादातर महिलाएं हैं ना, बच्चियां हैं ना, बच्चियां, उन्हें शामिल किया जाता है इसमें। कौन सी योजना है आपकी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अब एक और है आपकी जो एकलव्य आप पढ़ते हो ना, आवासीय मॉडल। इसके माध्यम से क्या है, जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए जो बच्चे हैं ना, जो शिक्षा से पीछे रह गए हैं, इनको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। जैसे सोनभद्र और मिर्जापुर इन क्षेत्रों में ना, ये सोनभद्र क्यों आ पाया टॉप 10 में? इसके पीछे एक आपका एकलव्य मॉडल जो चल रहा है ना सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है एकलव्य आवासीय मॉडल, इसके माध्यम से ही सोनभद्र की स्थिति बेहतर हुई है। तो सारे प्रयास ही बताने आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब भी लिखना है, और बढ़िया से समझना है ना। पूरा ओवरऑल अगर आपको शिक्षा की व्यवस्था समझनी है भारत के संदर्भ में, तो जाओ सोसाइटी वाले पेपर में देखो जाकर के, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब अगला औद्योगिक विकास को लेकर के क्या चर्चा की गई। देखो यार, औद्योगिक विकास को लेकर के आपको पता है कि उत्तर प्रदेश क्या है, भारत को क्या है, विनिर्माण का हब बनाना है। उसी दिशा में उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश क्या है, जब तक उत्तर प्रदेश को आप विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में नहीं खड़ा करोगे, तब तक भारत को विनिर्माण का हब कैसे बना सकते हो? क्योंकि पोटेंशियल आप जानते हो उत्तर प्रदेश का, चाहे डिमांड के स्तर पर हो चाहे सप्लाई के स्तर पर हो, बहुत बड़े पैमाने पर पोटेंशियल लगता है। अब यहाँ पर समझना है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा। देखो भाई, केंद्र सरकार के द्वारा पहले प्रयास आपको समझ लेने हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चालू किया गया है ना, और स्फूर्ति योजना और एस्पायर योजना, ये जो योजनाएं हैं, इनके माध्यम से क्या है, जो आपके औद्योगिक विकास के लिए जरूरत होती है किसकी, एक कौशल मानव विकास की जरूरत होती है ना, कौशल मानव पूंजी जरूरी होती है। तो उसको लेकर के स्फूर्ति योजना चलाई जा रही है, जो पारंपरिक ढंग से जो लगे हुए उद्योग मतलब कारीगर हैं आपके, उनके क्या है, उनके कौशल विकास का कार्य किया जाएगा स्फूर्ति योजना के माध्यम से। और एस्पायर योजना के माध्यम से क्या है, जो आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएंगे ना, जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, इनके माध्यम से क्या है, संस्थाओं को लाइवलीहुड बिजनेस, है ना, खोलने हैं तो अनुदान दिया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, एस्पायर योजना के माध्यम से अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलना चाहते हो और इनको प्रशिक्षित करना चाहते हो, जो औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, श्रमिक हैं, और इनको प्रशिक्षित करने के लिए सरकार अनुदान देगी। किस योजना के माध्यम से? एस्पायर योजना। तो केंद्र सरकार की योजनाएं जरूर कोट किया करिए जब भी आप औद्योगिक विकास पर लिखिएगा सरकार के प्रयास के स्तर पर। कौन सी आपकी? एस्पायर, स्फूर्ति और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना तो डालनी है, क्योंकि इन औद्योगिक इकाइयों से लगे हुए लोगों को रोजगार सृजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक संरक्षण के बारे में। यहाँ से कौन सी योजनाएं बताई गई हैं? पहली आपकी बताई गई है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा, शिक्षित जो युवा बेरोजगार है ना, उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे यहाँ पर। दूसरी, ओडीओपी जरूर बतानी है जब भी औद्योगिक विकास के बारे में लिखना है, तो ओडीओपी स्कीम तो डालनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि यहाँ पर उन सारे उद्योगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है जहां पर बहुत कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, और कम पूंजी के साथ अगर बेहतर रोजगार का सृजन हो सकता है तो क्यों, उसका महत्व बढ़ जाता है ना आपके लिए। उसी आधार पर आपको विश्वकर्मा जो श्रम सम्मान योजना है ना, यह बताना है। देखो, जो केंद्र सरकार के प्रयास के स्तर पर आपको बताना है, यहाँ पर अभी सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है ना, इसको भी डालिए। यहाँ पर सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा अब केंद्र सरकार के द्वारा।
तो यह जरूर बताना है आपको, और अपडेट भी हो जाएगा आपका केंद्र सरकार के प्रयासों के स्तर पर। तो अब राज्य सरकार के द्वारा पहले से ही एक ऐसी स्कीम चल रही है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, है ना, जो आपके पारंपरिक कारीगर होते हैं यहाँ पर इनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा सस्ती दरों पर। तो ठीक है, तो अब हस्तशिल्प जो कारीगर हैं इनके लिए देखिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। ये सारी योजनाएं आपको समझनी कैसे हैं, समझनी ऐसे हैं कि राज्य सरकार में देखो यार, औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए, वो भी खासकर किससे, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो आपके कारीगर है ना, जो आपके श्रमिक है ना, औद्योगिक श्रमिक है ना, इनको लेकर के, इनके सशक्तिकरण को लेकर के किस किस स्तर पर प्रयास हो सकते हैं, वही सारे आपके प्रयास यहाँ पर दिखाई देंगे। रोजगार के स्तर पर उनके, है ना, ओडीओपी आप जानते हैं, कम पूंजी निवेश, क्योंकि पूंजी यहाँ पर वैसे भी उपलब्धता नहीं होती है पूंजी की, यहाँ लगे हुए जो कारीगर होते हैं, छोटे कारीगर होते हैं। फिर आप बताइएगा निवेश मित्रा पोर्टल और इन्वेस्ट यूपी, इनको जरूर शामिल करना है। कैसे, देखो यार, सरकार भले ही वित्त की उपलब्धता मुहैया कराए यहाँ पर, लेकिन आप यह जानते हो, छुपा हुआ नहीं है कि सरकार स्वतः किससे जूझ रही है, राजकोषीय घाटे से जूझ रही है। सरकार के पास ऑलरेडी वित्त की उपलब्धता बहुत कम है। तो भैया इसके लिए क्या है, सरकार को निवेश के एंगल पर भी काम करना होगा ना, और निवेश को अगर बेहतर बनाना है, निवेश को आसान बनाना है, ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना है, तो उसमें यह दो दो आपके जो इन्वेस्ट यूपी एक प्रोविजन है, और निवेश मित्र पोर्टल है, ये दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कैसे, क्योंकि इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से क्या है, प्रक्रिया का थोड़ा सा सरलीकरण किया जाएगा, कि जैसे यूपी में कोई निवेश करना चाहे उसको एक जटिल प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। फिर इसमें मदद कौन करेगा, निवेश मित्रा, सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से क्या है, निवेश मित्रा पोर्टल यहाँ पर आपकी महत्वपूर्ण मदद कर सकता है ना। अब ये दोनों पोर्टल और इन्वेस्ट यूपी, इनको अगर आप नहीं शामिल करोगे तो आप देखिए निवेश को आकर्षित करने के स्तर पर आप खाली सतही स्तर पर बताकर निकल जाओगे ना कि निवेश आकर्षित करने के प्रयास करने चाहिए, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर इनकी भूमिका बता देनी है। फिर देखो यार, ये पता होना चाहिए एमएसएमई में जो आपका 70 से 80% जो है आपका वस्त्र क्षेत्र से ही, वस्त्र जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है ना, वहां से लगे हुए लोग हैं। तो इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अगर सरकार के द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है तो वह जरूर बताना है आपको अपने आंसर में, जब भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के स्तर पर लिखना है। तो यह पता होना चाहिए केंद्र स्तर पर पीएम मित्रा योजना चलाई जा रही है, और मित्रा योजना के तहत जो 7 आपके मेगा टेक्सटाइल पार्क आपकी उनकी स्थापना की जा रही है, उसमें एक मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ, यूपी में स्थापित किया जा रहा है। तो यह आपको जरूर कंक्लूड करना है जब भी अपने आंसर में लिखिएगा, इसको लेकर के औद्योगिक विकास को लेकर सरकार के प्रयासों के स्तर पर। फिर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताइएगा, सरकार के जो प्रयास है ना, इन्हीं आधार पर उत्तर प्रदेश को दूसरी रैंक मिली थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और पीएम गति शक्ति तो डालना ही डालना है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा, जितने भी मंत्रालय रहेंगे, है ना, एक अनुकूल परिवेश मिल सकेगा। और यह अनुकूल परिवेश दिखाता है आपका वैश्विक निवेश सम्मेलन के माध्यम से। वैश्विक निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक, अगर पूछा जाए आपसे, सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा रहा है, आपका उत्तर प्रदेश ही रहा है। तो जब भी औद्योगिक विकास बताना है, औद्योगिक विकास के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास हैं और प्रयासों के परिणाम आपको कहां कहां पर दिख रहे हैं, आपको ईज ऑफ डूइंग के रूप में परिणाम दिख रहा है, वैश्विक निवेश समिट जो हुई है वहां से आपको परिणाम दिखाई दे रहा है कि हाँ, वास्तव में भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अनुकूल परिवेश दिया जा रहा है। तभी क्या है, औद्योगिक विकास के लिए जो अनुकूल स्थितियां बन रही हैं, स्थितियां बनेंगी तब जब मिलेगा आपको पैसा, पैसा मिलेगा तभी आप अवसंरचनात्मक विकास कर पाओगे। और इसके बिना देखिए संभव था नहीं जब तक राज्य सरकार के स्तर पर अपनी नीतियों में परिवर्तन किया नहीं जाता, अन्यथा उत्तर प्रदेश सरकार बीमारू स्टेट के रूप में ही जाना जाता है, जैसा पहले तक जाना जाता रहा है, लेकिन अभी इसको ग्रोथ इंजन के रूप में समझा जाता है ना। तो ये सारे प्रयास हैं, आपको यहाँ पर जोड़ने हैं, जब भी कनेक्ट करके लिखना है सारी चीजें, इसी आधार पर आपने दिमाग में फ्रेमिंग बनाया करिए। अगला देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमने देख लिया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप जाइए वहां पर पढ़िए, सोसाइटी में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ यूपी की स्थिति क्या है, यानी कि यूपी कौन कौन से प्रयास कर रहा है स्वास्थ्य के स्तर पर। पहला देखिए, वह टीकाकरण को लेकर कौन सा प्रयास कर रहा है। इंद्रधनुष अभियान सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसकी काफी चर्चा की जा रही है, क्योंकि सारे जिलों में क्या किया गया है, 5 वर्ष तक के बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। किसके माध्यम से, इंद्रधनुष अभियान के माध्यम से। जैसे वहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, उसी के आधार पर ही, उसी से कनेक्ट करते हुए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लिखना है। कैसे, जब प्रधानमंत्री जो आपकी जन आरोग्य योजना थी, आपकी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसमें जो लोग छूट जाएंगे ना, और वो जो छूटे हुए लोग होंगे उनको यहाँ पर समाहित कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य सुविधा है ना, उसकी व्यापकता को और बढ़ा देगा। ऐसी योजनाएं अगर चलाई जाए, है ना, सभी राज्य सरकार इस स्तर पर प्रयास कर सकते हैं कि जो बेचारे छूट जाते हैं यहाँ पर आपके आयुष्मान भारत के तहत, उनको अपने यहाँ की सरकारी राज्य की योजनाओं, राज्य की जो स्वास्थ्य योजना है ना, उनमें शामिल किया जा सकता है। फिर देखो, सांस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी चर्चा, ये सारी चर्चाएं मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारे महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये सारी चर्चा आपकी आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है। अब जो सांस कार्यक्रम है, सांस की समस्या किसको होती है, निमोनिया से पीड़ित जो बच्चे होते हैं। अब निमोनिया से होने वाली जो मृत्यु है उसमें कमी लाने के लिए सरकार के द्वारा सांस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम,
WHO द्वारा जो तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम है, इसको लिए गए कार्यों की प्रयासों की सराहना भी हुई है। अब देखो, जिन प्रयासों की वैश्विक स्तर पर अगर सराहना कर दी जाएगी तो राज्य सरकार उसको अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाएगा, तो उसी आधार पर राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को भी राज्य सरकार के द्वारा अपने आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। ये तो हो गए भाई राज्य के स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर। अब हमने केंद्र के स्तर पर सारे प्रयास देख लिए वहां पर, है ना, चाहे प्राइमरी स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर, टर्सरी स्तर पर जो प्रयास किए गए थे, हर इस हिसाब से फ्रेमिंग करके आपको बताया गया था। और जो आपको कुछ योजनाएं वगैरह हैं, ये तो आपको हमेशा डालनी ही डालनी, जब भी स्वास्थ्य के स्तर पर आप बताइएगा सरकार के प्रयासों में। कैसे आयुष्मान भारत आपको बताना है ना, जन औषधि, और जो आपकी राष्ट्रीय क्षय, आपको पता है ना, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो चलाया गया, कमिटमेंट के स्तर पर बताया था यहाँ पर सरकार ने 2025 लक्ष्य रखा गया, जबकि वैश्विक स्तर पर 30 है। तो ये सारी चीजें आपको देखिए, सारी चीजें आपको स्वास्थ्य वाले अगर आप चैप्टर में जाएंगे देखेंगे वहां पर आप, तो वहां पर बहुत अच्छे सोसाइटी वाले में क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। और यह स्वास्थ्य वाला जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद मॉडल आंसर। और जननी सुरक्षा के लिए देखो, जब स्वास्थ्य पर लिखना है तो महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में लिखना है, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में लिखना है, जितने सुभेद वर्ग हैं इनके स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आप इस आधार पर लिखा करिए तो बहुत सारी योजनाएं आपके दिमाग में आ जाएंगी जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। फिर देखिए जो वंदना योजना ये आ जाएगी, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आ रहे हैं सारे। और अब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ यह डायमेंशन भी कोशिश किया गई है शामिल करने की, कौन सी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस पर भी कराया गया है। और उत्तर प्रदेश में कोई जैसे 102 है नेशनल एम्बुलेंस, तो बहुत सारे प्रयास हैं आप बता सकते हो सरकार के स्तर पर। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के स्तर पर कौन से प्रयास हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल किए गए हैं, जिन पर सरकार ने पिछले 1 वर्षों में काफी बेहतर कार्य किया है, वो सारे आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब कन्या सुमंगला योजना इसलिए बताया गया है यहाँ पर, शिक्षा और स्वास्थ्य हमने पीछे देख लिया, इसको चाहे आप शिक्षा को लेकर लिखना हो या स्वास्थ्य, दोनों जगह इसको शामिल किया जा सकता है। इसमें बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में इसके माध्यम से क्या है, वृद्धि देखी जा सकती है। पता है ना आपको, बच्ची के जन्म के समय क्या किया जाता है, किसी भी बालिका के जन्म, महिला सशक्तिकरण पर लिखना है तो कन्या सुमंगला योजना को जरूर डालना है, जब भी यूपी के संदर्भ में लिखेगा। अभी क्या किया गया सरकार के द्वारा 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 रुपए किस्त कर दी गई, इसमें अब दी जाएगी बच्ची के जन्म पर, है ना, बच्ची के जन्म पर जो सरकार के द्वारा मदद की जाती है ना परिवार को, वही है आपकी कन्या सुमंगला योजना। अगला है, लास्ट आपका बचा है एसएसजी को लेकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की लगातार चर्चा की जाती है और महिला केंद्रित सेल्फ हेल्प ग्रुप की मोदी जी के द्वारा बात की गई थी। तो सरकार के द्वारा जब ऐसी कोई बात की जाती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पर आपसे सवाल पढ़ने की जो बनने की गुंजाइश बन जाती है। तो होता क्या है, आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो ग्रामीण स्तर पर जैसे कि मान लीजिए एक वर्ग होता है, अब क्या होता है, एक एक वर्ग अगर कोशिश करेगा ना अपने आर्थिक सशक्तिकरण की या सामाजिक सशक्तिकरण की, तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए समूह बना करके, है ना, स्वेच्छा से ये सारे समूह बना करके क्या है प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या है, लिज्जत पापड़ के केस स्टडी को समझ सकते हो, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर समझना है ना, तो लिज्जत पापड़ के केस स्टडी समझो, किस तरीके से उनका आर्थिक और सामाजिक या राजनीतिक जो भी सशक्तिकरण, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, सारे डायमेंशन पर आप समझ में आ जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका अगर समझनी है। अब बात आती है यहाँ पर सरकार क्या और प्रयास कर रही है। देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से जो स्टार्टअप्स ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम है ना, इसमें एसएसजी सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने में मदद की जाएगी। इसके माध्यम से स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, यह आपको बताना है। नहीं आपको याद रखना है तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपको बताना है। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, इसके भीतर ही आपका स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चलाई जा रही है, जैसे कृषि क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जुड़ी हुई है ना, उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये दोनों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को कैसे बेहतर किया जा सके। आजीविका को बेहतर देखिए दो तरीके से किया जा सकता है ग्राम में एक तो छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको आप सशक्त करिए, उसके लिए हमने स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। और ग्रामीण क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में, ये तो कृषि क्षेत्र में प्रयास करना ही है। और कृषि क्षेत्र में जो है कृषि का महिलाकरण भी देखा जा रहा है, तो कृषि महिलाकरण को लेकर के जो प्रोग्राम चलाए गए, या आपके रूरल जो लाइवलीहुड मिशन है इसके भीतर 2 कार्यक्रम चलाए गए। अब एसएसजी को लेकर के जो प्रयास करने हैं यह जरूर बताना है आपको ग्रामीण स्तर पर जब भी बताना है। फिर देखो, एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम चल रहा है। जो एसएसजी से जुड़े हुए लोग होते हैं इनको बैंक से जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि भाई देखो यार, सरकार अगर कोई मदद करती है, इनकी ऋण वगैरह उपलब्ध कराती है, सामूहिक रूप से इनको ऋण उपलब्ध होती है, तो उसके लिए इनको बैंक लिंकेज, बैंक से जुड़ा हुआ होना जरूरी है ना। इसी को लेकर के एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम चलाया गया ताकि इनको वित्तीय समावेशन से भी जोड़ा जा सके, है ना। अब इसको समझ में आ ही गया होगा आपके। और ग्रामीण गरीबी को समाप्ति योजना, ग्रामीण गरीबी समाप्ति योजना चलाई गई, इसमें ग्राम पंचायतों की मदद से इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। और ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन, यहाँ पर क्या है, आपको इसलिए यह चर्चा की जा रही है ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में, क्योंकि यह विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है ना। यह कुछ योजनाएं हैं जो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के भीतर लिखनी है, तो आप इनको जरूर शामिल करिएगा जब भी लिखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए। चलिए, यह हो गया। फिर एक देखिए बात की गई है, आपको यह देखिए, आप कंक्लूजन के स्तर पर इन चीजों को शामिल किया कीजिए। जैसे एसडीजी को लेकर के 5P की बात की जाती है, क्या, प्यूपिल, एक पी है आपका प्यूपिल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्लेनेट।
कैसे बात की जाती है? देखो, सबसे बड़ी भागीदारी सतत विकास लक्ष्य को अगर निर्धारित करना है तो सभी की भागीदारी होनी चाहिए, है ना? सभी सभी लोग इसमें शामिल होने चाहिए। समावेश पहले समावेशीकरण पर आधारित होती है, या आपका सतत विकास जो होता है, सतत विकास का लक्ष्य सदैव 5P पर ही काम करना चाहिए, आपको बताना है। और नीति आयोग के द्वारा इसकी चर्चा की गई है कि 5P की बात करता है। कैसे? पहले सबसे पहले तो बात करेंगे कि सारे पीपल शामिल हो उसमें। पीपल के साथ साथ देखो, संपन्नता बहुत जरूरी है। संपन्नता के साथ ही क्या होता है, व्यक्ति का विकास जुड़ा हुआ होता है। अब लेकिन संपन्नता के साथ साथ पीस भी जरूरी है, और पीस के साथ पार्टनरशिप जरूरी है। अब यह पीपल के स्तर पर ही पार्टनरशिप को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ शामिल क्यों किया गया है इसको? प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पीस क्यों जरूरी है? अब मान लीजिए एक व्यक्ति अगर मान लीजिए प्रॉस्पेरस हो रहा है, उसमें दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। नुकसान होगा तो पीस बाधित हो सकती है, या संसाधनों का अति दोहन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की पीस, इस तरीके की प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए। तो इसी कारण कहा जाता है यह 5P शामिल करने हैं। पीपल्स को तो शामिल करना है, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब होता है कि केवल कुछ सीमित वर्गों तक ही या सीमित नहीं रहनी चाहिए क्या प्रॉस्पेरिटी आपकी। इसीलिए पार्टनरशिप भी इसका एक 5P के रूप में, सतत विकास के लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। लास्ट जो आपका प्लेनेट है ना, इसको क्यों शामिल किया गया? क्योंकि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देना है। यानी कि इन्वायरमेंट को भूलना नहीं है। इस रूप में हमने ग्रही सीमा के बारे में बताया था, है ना? इस रूप में लगातार देखो चर्चा होती रहती है। हम पृथ्वी का क्या कर रहे हैं, पृथ्वी जो प्राकृतिक संसाधन है इनका दोहन, अति दोहन की स्थिति बनी हुई है। इसलिए हमेशा सतत विकास लक्ष्य की बात की जाती है, और सतत विकास लक्ष्यों में इन 5P का सदैव ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आज का जो लेक्चर हो, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के बोला गया था कि आपको बेहतरीन चीजें बता दी जाएंगी, वो जो आपको अपने एग्जाम्स में, अपने आंसर्स में कोट करने में बहुत आसानी रहेगी। और आप चिंता, हमेशा आपको इस बात की चिंता रहती है ना यार, कौन सी योजनाएं पढ़ लेनी है सर, कौन सी यूपी के संबंध में योजनाएं पूछी जा सकती हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो योजनाएं शामिल कर दी गई हैं, या बजट आपको जब कराया गया वहां पर जो चीजें शामिल कर दी गई, जो योजनाएं मुख्य रूप से जो शामिल की गई हैं, उनको बारे में बता दिया गया। अब सरकार अगर पूछेगी भी ना, इन योजनाओं से बाहर नहीं जाएगा। और इन योजनाओं को कैसे कोड किया जाता है, कोई स्पेसिफिक एक योजना उठाकर नहीं पूछी जाती, कुछ 2-4 योजनाएं पूछी जाएंगी, तो उनको आपको वहां पर भी क्लियर करा दिया गया है, तैयार करा दी गई है ना? जो नीतियां हैं, नीति के स्तर पर, योजना के स्तर पर जो सरकार के प्रयास हैं, वो सारे यूपी पेपर 5 और 6 में कवर कराए गए। यह आपको अब इकोनॉमिक सर्वे के भीतर यह समझ में आया होगा कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण है, किनकी लगातार चर्चा कर रही है। और जो चर्चा की योजनाएं रहती हैं, सरकार सदैव सवाल भी वहां से ही उठाती है। तो अब बढ़िया से समझ आ गया होगा यह टॉपिक आपको, और बेहतरीन ढंग से इसको कई बार लिखिएगा, कई बार इसको समझिएगा, सुनिएगा, तो आपको यह तैयार हो जाएगा कि कहां पर इन योजनाओं को कैसे प्रयोग किया जाता है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।